दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्केट में सबसे सिंपल तरीका पैसा बनाने का क्या है, तो आप कहेंगे कि शेयर को बाई करो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। लेकिन क्या सच में सिर्फ लॉन्ग टर्म शेयर होल्ड करने से पैसा बन जाता है मार्केट में? क्या हर 5-10 साल में स्टॉक मल्टीबैगर बन जाता है? अगर इन्वेस्टिंग इतनी आसान होती तो हर इन्वेस्टर लॉस में क्यों होते? जानेंगे स्टॉक्स के एग्जांपल्स के साथ डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, जो भी हम यहाँ पर डिस्कशंस कर रहे हैं स्टॉक्स से रिलेटेड, जो भी हम स्टॉक्स का एग्जांपल लेंगे वो किसी तरह का बाई सेल कॉल्स नहीं है। अब यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको 2-3 स्टॉक्स दिखाता हूँ, इनके 5 साल, पिछले 5 साल के रिटर्न्स आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको शॉकिंग यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अब ये नंबर 1 कंपनी है टीसीएस पिछले 5 सालों में करीब 33% के आसपास डाउन है। वहीं पे अगर हम बात करें इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस 5 साल में पिछले करीब 23% के आसपास डाउन है। वहीं पे आईटी इंडस्ट्री की अनदर कंपनी केपीआईटी टेक पिछले 5 सालों में 208% के आसपास डाउन है। एंड अशोक लेलैंड की यहाँ पे बात करें तो अशोक लेलैंड यहाँ पे पिछले 5 सालों में करीब 130% के आसपास डाउन है। अब हमने 4 स्टॉक्स आपको दिखाए, राइट? ये 4 स्टॉक्स डिफरेंट सेक्टर्स के हैं। 3 कंपनियां यहाँ पे सिमिलर सेक्टर की हैं, नो डाउट आईटी कंपनीज हैं। एक कंपनी यहाँ पे ऑटो कंपनी है। अब आप देख रहे होंगे कि 5 सालों में कंपनियों में एक सेक्टर होने के बावजूद 2 कंपनियों ने 5 साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिखाए और केवल केपीआईटी ने यहाँ पे करीब 200% के आसपास रिटर्न्स दिखाए। वहीं पे अशोक लेलैंड ने करीब 130% के आसपास रिटर्न्स दिखाए। तो क्या ऐसी बातें होती हैं जो कि स्टॉक में लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट या लॉस दिखाती हैं? ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आगे आपको डिटेल में समझ में आएगा, उसके लिए टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स को कोरिलेट हमें करना आना चाहिए। तो यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं इन्फोसिस में क्या चल रहा है, इन्फोसिस के फंडामेंटल्स क्या हैं। देखिए, अब फंडामेंटल्स में सारी चीज़ें नहीं देखते, हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ही देखते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी 32% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% का, डिविडेंड यील्ड 4.25% के आसपास है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी 0.10 के आसपास है। एंड पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे 6 का है। पेट्रोस्की स्कोर क्या होता है, ग्राहम नंबर क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, ये सब जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वैल्यूएशंस हमारे लिए समझना बहुत जरूरी होता है। और वैल्यूएशंस अगर हम समझते हैं तब हमें समझ में आता है कि हाँ भाई, जो एनालिसिस हम कर रहे हैं कंपनी का वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है बेस्ड ऑन इट्स वैल्यूएशंस। ठीक है, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 12% के आसपास रहा है। इसके साथ ही साथ प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 15 के आसपास है एंड पीजी रेशियो 1.91 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो 2 बातें होती हैं यहाँ पे, एक तो प्राइस होता है, एक तो वैल्यूएशन होती है। तो प्राइस हमें दिख रहा होता है कि स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, और वैल्यूएशंस हमें पता करना होता है कि वैल्यूएशंस क्या है इस पर्टिकुलर स्टॉक के। सो बेस्ड ऑन दैट हमें समझ में आता है कि उसमें बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग की जा सकती है या नहीं। ठीक है, इसके साथ ही साथ इन्फोसिस में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2015 में करीब 53,000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स थी एंड 12,000 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट था। 2020 में करीब 90,000 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था एंड 16,000 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था। 2024 में 1,53,000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स था एंड करीब 26,000 करोड़ रुपए के आसपास इनफैक्ट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। तो आप क्या देख रहे हैं, सेल्स में ग्रोथ हो रही है हर 3-4 साल में एंड प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हो रही है। अब ऐसा क्या हुआ कि पिछले 5 सालों में यहाँ पे स्टॉक के प्राइसेस गिर रहे हैं, कहीं सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी तो गिरती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो हम क्या करते हैं, पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। तो 1,21,000 करोड़ का सेल्स था 2022 में, 22,000 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट था। अब देखिए, हर साल कुछ न कुछ यहाँ पे सेल्स में बढ़ोतरी हो रही है। 1,78,000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स हो चुका है एंड करीब 29,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। तो पिछले 5 सालों में प्राइस क्यों गिर रहे हैं? अब आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या वाकई में शेयर प्राइसेस कंपनी के फंडामेंटल्स को फॉलो करते हैं? इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि प्राइस इज व्हाट यू सी, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो हमेशा प्राइस के साथ वैल्यूएशंस की स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे कई लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि आईटी इंडस्ट्री में तो भाई गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें अभी पिछले 1-2 साल से हो रही हैं, 5 सालों से स्टॉक क्यों गिर रहा है ये समझना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए, 2023 में 15% प्रोमोटर्स थे, 16% के आसपास पब्लिक थी
और यहाँ पे करीब करीब 68% के आसपास एफआईआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे थे। अब देखिए पिछले 4-5 सालों में अगर एफआईआईज एंड डीआईज हट रहे हैं तो फिर वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत उनको समझ में आती है चीज़ें। चलिए हम कह सकते हैं कि हम तो नादान है भाई, हमको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन उनको चीज़ें समझ में आती। तो देखिए उन्होंने क्या किया है, वो तो अभी भी बैठे हुए हैं। मार्च 2026 चल रहा है, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, नौकरियां जा रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो तो अभी भी बैठे हुए हैं। 13% मात्र 13% पब्लिक है और 14% के आसपास इसमें प्रमोटर्स बैठे हुए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अशोक लेलैंड की। अब देखिए इन दोनों का बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज से हैं एंड दोनों का टेक्निकल्स अगर हम देखेंगे तब हमें चीज़ें समझ में आएंगी कि शेयर प्राइसेस जो गिरते हैं किन्हीं कारणों से गिरते हैं, बाकी फंडामेंटल्स अपनी जगह पे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अशोक लेलैंड का आप देखिए तो रिटर्न ऑन इक्विटी करीब करीब 28% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% के आसपास है, डिविडेंड यील्ड 2.31% के आसपास देखने को मिल रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी 4.49 के आसपास है। अब थ्योरी बुक्स में लिखा हुआ है कि भाई डेट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा हो तो थोड़ा सा वहाँ पे रिस्की होता है, बट यहाँ तो 4.49 है। तो सेक्टर, कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी जिसकी हम एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे पैसे की ज़रूरत होती है पैसा बनाने के लिए, तो ऐसे सेक्टर्स में जनरली डेट टू इक्विटी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, पेट्रोस की स्कोर यहाँ पे मात्र 3 का है। अब 9 में से 3 पॉइंट मिल रहे हैं, फिर भी प्राइस कहीं ना कहीं से ऊपर ही गए। सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों में 8% के आसपास है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 24 के आसपास है और पीजी रेशियो 0.52 के आसपास देखने को मिल रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखें इसका सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, तो 2015 में करीब 15,000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स था, कंपनी लॉस मेक कर रही थी। 2018 में करीब 29,000 करोड़ का सेल्स हो गया, कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे 1,800 करोड़ का हो गया। 2022 में 26,000 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हो गया, कंपनी लॉस मेक कर रही थी। उसके बाद आप देखिए तो 2022 के बाद हम देखें पिछले 5 सालों में क्या हुआ है, तो 2021-22 के बाद से यहाँ पे सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दी है एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दी है। 3,700 करोड़ रुपए के आसपास हमें ओवरऑल नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो पिछले 4-5 सालों में यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है कि जो शेयर प्राइसेस भी बढ़े हैं और यहाँ पे सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड भी हमें देखने को मिल रहा है ओवरऑल। इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें अशोक लेलैंड में, तो आप देखिए जून 2023 में 52% के आसपास प्रोमोटर्स थे, 11% पब्लिक थी और यहाँ पे करीब करीब 37% के आसपास हमें एफआईआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे थे। अब लेटेस्ट डाटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए मार्च 2026 में करीब 51% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, केवल 10% पब्लिक है और यहाँ पे करीब करीब 38% के आसपास एफआईआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो एफआईआईज के ऐसा क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं, डीआईआईज थोड़े बहुत स्टेक कम किए, तो ये सब चीज़ें हमें कोरिलेट करना आना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है और लॉजिकली हमें समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में जो चीज़ें हो रही हैं वो क्या जस्टिफाई कर रही है अपने फंडामेंटल्स को या नहीं। अब आगे वक्रंगी का अगर हम एग्जांपल लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि प्राइसेस चढ़े तो लेकिन गिर क्यों गए। ठीक है, उसके पहले हम इन्फोसिस के टेक्निकल चार्ट्स देख लेते हैं। अब देखिए 2022 में 1,877 रुपए के आसपास प्राइस था, 2022 से 4-5 साल हो चुके हैं, प्राइस उसी के आसपास था। अब नीचे कितना है ये हम नहीं जा रहे हैं उस पर, बट आप देखिए ये मैंने कुछ स्क्वायर्स ड्रॉ कर रखे हैं, रेक्टेंगल्स है इनफैक्ट, स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पे अप्रैल 2016 से नवंबर 2018 कितना टाइम ड्यूरेशन होता है आप लोग कमेंट करके बताइए। करीब करीब 1.5-2 साल तक स्टॉक रेंगता रहा। अब 2016 से 2018 तक क्या हुआ कमेंट करके बताइए। ये पहला स्क्वायर हो गया। दूसरा स्क्वायर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था जनवरी 2011 से यहाँ पे अगस्त 2014 तक, 2011 से 2014 2.5-3 साल तक का ये ड्यूरेशन था। अब देखिए जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया ये सोच के कि इन्फोसिस फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो अगर 3 साल तक इसको उसी प्राइस के आसपास देखते रहेंगे तो उनको ऑब्वियसली लगेगा कि भाई लॉन्ग टर्म होता क्या है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि भाई जो स्टॉक आपने 10 रुपये पे बाई किया है वो स्टॉक एटलीस्ट 15 पे हो या 20 पे हो या 25 पे हो 2-3 साल बाद। अब वो 10 पे बाई किया, 10 पे ही है 3 साल में, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर को लगेगा कि भाई इसमें तो कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। ठीक, अब एक और रेक्टेंगल देखते हैं यहाँ पे। 1 जून 2006 की बात है और उसके बाद से सितंबर 2009, 2006 से 2009 3 साल का ड्यूरेशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक नहीं दो नहीं कई रेक्टेंगल्स हमें देखने को मिल रहे हैं इन्फोसिस में। अब इन्फोसिस आईटी सेक्टर की कंपनी है, राइट?
अब कभी कभी क्या होता है कि मार्केट, जैसे कि स्टॉक मार्केट ही हमारा 2007 से इस पे गिरावट हुई थी 2008-2009 तक, राइट। तो रिसेशन का समय था और कई सारी नौकरियां वहां पे गई थी, तो मार्केट की गिरावट को फॉलो किया था इन्फोसिस ने और वो भी गिरा था। 2015 में कुछ करेक्शंस आए थे स्टॉक मार्केट में, मार्केट को फॉलो किया था। 2020 में कोविड, हालांकि वो तो छोटा सा ड्यूरेशन था, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कभी कभी मार्केट को फॉलो करते हैं स्टॉक्स और कभी कभी अपने सेक्टर को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे सेक्टर देखें तो 2021-22 से जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर में हमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सभी आईटी के स्टॉक्स में कहीं ना कहीं से वही प्राइसेस हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि 2022-23 में देखने को मिल रहे थे। अब वो अशोक लेलैंड का अगर हम टेक्निकल्स देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगे। अब ये देखिए, हमने अशोक लेलैंड में ये रेक्टेंगल बनाया 2018 से 2024 तक। तो कोविड तो आया था 2020 में, लेकिन 2018 से ही ऑटो सेक्टर में एक तरह से डाउनफॉल हो रहा था, जिसका कि हमें इम्पैक्ट अशोक लेलैंड पर भी देखने को मिल रहा था टेक्निकली। अब सेल्स बढ़ रही थी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही थी, वो अलग बात है, लेकिन प्राइसेस यहाँ से गिरने लग गए। 2020 तक गिरे, थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्जन हुए, बट अल्टीमेटली जो यहाँ पे हाल था वही हाल यहाँ तक रहा 2-3 सालों तक। तो कहने का मतलब ये है कि साइकिल समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और साइकिल को पकड़ना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है जब भी हमें एनालिसिस कर रहे हो किसी भी कंपनी का। तो चाहे वो अशोक लेलैंड हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, किस सेक्टर से बिलोंग करती है और वो सेक्टर कहाँ पे है, क्या उसमें सरकार का योगदान है, क्या वो कर रही है, क्या उसको पुश मिल रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट हो गया, सोलर हो गया, डिफेंस सेगमेंट हो गया, रेलवेज हो गए। तो जब जब सरकार का पुश आया तब तब वहाँ पे स्टॉक्स में एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अब यहाँ पे देखिए, ये पर्टिकुलर रेक्टेंगल बना हुआ है 2010 से 2014 तक और ये पर्टिकुलर रेक्टेंगल बना है 2006 से 2010 तक। तो एक नहीं, दो नहीं, 4 साल तक, यहाँ पे 4 साल। इनफैक्ट इस पॉइंट पे जिसने इन्वेस्टमेंट कर दिया 2006 में, 2014 आते आते 8 साल लगभग यहाँ पे लग गए उसी प्राइस को निकलने में ऊपर। तो क्या 8 साल का ड्यूरेशन 8 महीने का ड्यूरेशन के बराबर होता है? नहीं, राइट। ये भी लॉन्ग टर्म होता है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं होता है कि जस्ट हमने स्टॉक को बाई कर लिया और होल्ड कर लिया। लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि हमें लंबे समय के लिए होल्ड करने से पहले उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या मूवमेंट चल रही है, कहाँ पे वो स्टैंड कर रहा है अपने ओवरऑल साइकिल में, इंडस्ट्री साइकिल में, उसकी एनालिसिस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तब फिर हम यहाँ पे डिसीजन लेते हैं कि हाँ भाई, ऑटो सेक्टर में हमें घुसना है, हमें आईटी सेक्टर में घुसना है, या हमें डिफेंस में घुसना है, या हमें डाटा सेंटर में घुसना है। तो ये बातें एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब वक्रंगी यहाँ पे देखिए, तो वक्रंगी 2018 के बाद से ही नीचे गिर रहा है। अब ये क्यों गिर रहा है, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। तो सिंपल सी बात, वक्रंगी में क्या हुआ इसके बारे में एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट हो जाता। उसके पहले तो सब कुछ सही था, सारी चीज़ें ग्रो कर रही थी, लॉन्ग टर्म भी था। ऐसा क्या हुआ कि एकदम से गिरावट होनी शुरू हो गई और फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए नीचे चला गया? तो कभी कभी क्या होता है कि कंपनी हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म कर रही हो, लेकिन मैनेजमेंट कहीं ना कहीं से कुछ खराब डिसीजंस ले लेते हैं और जिनकी वजह से कंपनी के स्टॉक्स में या कंपनी में कहीं ना कहीं से कुछ सर्टेन गलतियां पाई जाती हैं, जिनकी वजह से इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। ये बातें एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो फंडामेंटल्स, दूसरी टेक्निकल्स। तो टेक्निकल्स में क्या है, कैंडल्स कौन कौन सी बन रही हैं, जैसे कि बुलिश हरामी हो गया या डोजी हो गया या इन्वर्टेड हैमर हो गई या स्पिनिंग टॉप हो गया। तो ये टॉप पे बन रहा है तो यहाँ से प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। जनरली होता क्या है कि जैसे टेक्निकल्स फॉलो करते हैं अपने, जो हमारे चाहे अशोक लेलैंड हो गया, चाहे इन्फोसिस हो गया, ये क्या करते हैं, जब फंडामेंटल्स कहीं ना कहीं से वीक होने लगते हैं तो कहीं ना कहीं से टेक्निकल्स भी उसको फॉलो करने लगते हैं। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता है, बट कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें फंडामेंटल एनालिसिस के साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस भी आना चाहिए। तब हमें पकड़ में आता है कि वो स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड जोन में ट्रेड कर रहा है या ओवर वैल्यूड जोन में ट्रेड कर रहा है, बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस एंड बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। जब हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो की एनालिसिस करते हैं या पीजी रेशियो देखते हैं या ओवरऑल वैल्यूएशंस के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू या ग्राहम नंबर
ये सब देखते हैं तब हमें चीज़ें समझ में आती हैं कि सारी चीज़ें फिट बैठ रही हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग के लिए या नहीं। तो सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली वर्क कर सकती है, लेकिन वेल्थ जो है वो सिर्फ टाइम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि हमने एग्जांपल्स देखे, कभी कभी 4 से 8 साल लग गए हैं स्टॉक को वहीं के वहीं रहने के लिए, और उसके बाद वहां से ऊपर के प्राइसेस हमें देखने को मिले हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरूरी नहीं कि अगर आप 10-15 साल के लिए स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तो ग्रेट इन्वेस्टमेंट बनने के लिए बिजनेस को आइडेंटिफाई करना एंड फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई थिंक यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट जरूर करिए, और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए।